गरीब माँ की एग लॉलीपॉप। सरिता नाम की एक औरत अपने 2 साल के बेटे जग्गू के साथ रहती थी। सरिता का पति 6 महीने पहले किसी बीमारी के कारण गुजर गया था। सरिता एक मेहनती औरत थी। वो हर दिन कुछ न कुछ काम ढूंढकर खुद का और अपने बेटे का पेट भरा करती थी। अपना पति खोने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सरिता को मालूम था कि उसे कोई ना कोई धंधा शुरू करना ही होगा ताकि उसे हर दिन काम ढूंढने के लिए बाहर घूमना ना पड़े। लेकिन उसके पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं थे जिससे वो अपना खुद का धंधा शुरू कर सके। सरिता काम करते करते अपने धंधे के लिए भी सोच रही थी। तभी एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। देख सरिता, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सुनीता सरिता के लिए 2 मुर्गियां लाई थी। सच बोलूं तो मुझसे ये मुर्गे संभाले नहीं जा रहे, तो तू इन्हें ले ले। इनको संभालना है तो संभाल, नहीं तो इन्हें बेच डालना। अरे वाह दीदी, मुझे जिस चीज की जरूरत थी आपने वही ला कर दे दी। मतलब आप बस देखती जाओ। सरिता फिर उन मुर्गियों की अच्छे से देखभाल करने लगी। दूसरे दिन सरिता जब घर के आंगन में जाती है तब एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि एक मुर्गी ने 12 अंडे दिए हुए थे। ऐसे 24 अंडे अब सरिता के पास थे। अंडे देखकर अब सरिता सोच में पड़ गई। अगर मैं सिर्फ अंडा बेचूंगी तो एक अंडा मैं 5 रुपए में बेच पाऊंगी, लेकिन अगर मैं अंडे से कुछ बनाकर बेचूंगी तो मैं एक अंडा 20 रुपए में बेच पाऊंगी। सरिता फिर अपना दिमाग लगाकर फैसले पर आती है कि वो एक एग लॉलीपॉप बनाकर बेचेगी। सरिता जहां रहती थी वहां पर बहुत सारे बच्चे रहा करते थे और बच्चों को एग लॉलीपॉप बहुत पसंद आएगा, ये उसे मालूम था। साथ ही साथ अंडों से बच्चों में ताकत भी आएगी। अब सरिता एग लॉलीपॉप बेचकर अपना छोटा सा धंधा शुरू करती है। गली के सारे बच्चों को एग लॉलीपॉप बहुत पसंद आने लगे। अब परेशानी ये होने लगी कि ग्राहक ज्यादा और एग लॉलीपॉप कम थे। इसलिए जल्दी ही सरिता 2 और मुर्गियां खरीद लेती है। इसलिए उसका धंधा और बढ़ता है। बच्चों के साथ साथ गली में रहने वाले लोग भी एग लॉलीपॉप खरीदने लगे। सरिता के पास अब पैसा जमा होने लगा। फिर वो और मुर्गियां खरीद लेती है। इससे उसका धंधा और बढ़ जाता है। अब गली में रहने वाले लोग सरिता को जन्मदिन के ऑर्डर्स देने लगे या सगाई का ऑर्डर्स भी आने लगा। कुछ पैसा जमा होने के बाद सरिता अपनी एक गाड़ी शुरू करती है और गांव के चौक पर जाकर एग लॉलीपॉप बेचने लगी। सरिता पहले से ही होशियार थी। वो अपनी बाहों और दिमाग से काम लिया करती थी, इसलिए वो मेहनत और दिमाग से अपना धंधा चलाने लगी। जल्दी ही उसने अपनी एक दुकान खोल ली। अब गांव के लोगों से उसे शादी, सगाई, जन्मदिन के ऑर्डर्स आने लगे। सरिता अब खुश हो गई। उसे पता था कि अब वो अपने बेटे को एक अच्छा सा भविष्य दे पाएगी। सरिता दिल से बहुत अच्छी थी। वो कभी कभी गांव के अनाथ आश्रम में जाकर भी एग लॉलीपॉप देने लगी। फिर सरिता की बहन सुनीता उससे मिलने आती है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती थी? हाँ दीदी, आपकी मदद से मैं आज उस जगह पर पहुंची हूँ कि मुझे जग्गू के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया सरिता? मैंने तो सिर्फ मुझे परेशान करने वाले 2 मुर्गे तुझे ला कर दिए। बाकी तो तूने अपना दिमाग लगाकर ये धंधा शुरू किया है। तूने बहुत मेहनत की है सरिता। अपने बेटे के लिए मुझे ये करना ही था दीदी। सरिता अपना एक छोटा सा मकान भी बनाती है जिससे वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लालची रोटी वाला। रमेश अपने बेटे बादल के साथ मिलकर एक ढाबा चलाता था। रमेश के हाथ की बनी रोटी सबको बहुत ही पसंद आती थी और उसके ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट रहता था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ढाबे पर ही खाना खाने आते रहते थे। ढाबे की वजह से रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका एक छोटा बेटा था गौरव। गौरव बड़ा ही आलसी और लालची इंसान था। वो रमेश की कोई मदद नहीं करता था, बस गांव में आवारों की तरह घूमता रहता था। एक दिन बादल गौरव के बारे में बातें कर रहा था कि तभी गौरव वहां आता है और बिना सोचे समझे बोलने लगता है। अरे वाह भैया वाह, आप तो मेरे बारे में गलत बातें बताकर पिताजी को ही भड़का रहे हो। मुझे पता है
मुझे बुरा साबित करके सारी संपत्ति खुद ही हड़पना चाहते हो आप। अरे गौरव, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे भले के बारे में ही बात कर रहे थे। वो मैं कुछ नहीं जानता पिताजी, मुझे आज के आज मेरी संपत्ति में से मेरा हिस्सा चाहिए। इस तरह से दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है। बादल गौरव को समझाने की कोशिश करता है, कुछ भी कहने से गौरव अब समझने वाला नहीं। जब ये बात रमेश के ध्यान में आती है तब वो बीच में आता है और कहता है, ठीक है गौरव, मुझे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटा मैंने बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से ढाबा चलाकर यह संपत्ति हासिल की है, इसलिए बेटा तुम्हें ढाबा 1 महीने अच्छे से चलाकर दिखाना होगा मुझे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। गौरव पिताजी की ये शर्त मान लेता है और वहां से चला जाता है। बादल को पिताजी का ये निर्णय बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि गौरव को ढाबे के काम के बारे में कुछ पता नहीं था। बादल को लग रहा था कि इससे उनका काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन तभी रमेश कहता है, लेकिन बेटा हो सकता है इस वजह से गौरव सुधर जाए। नुकसान से ज्यादा अगर गौरव सुधर जाएगा तो मुझे नुकसान करना पसंद रहेगा। दूसरे दिन से गौरव ढाबे पर जाने लगता है। ढाबे का सारा काम बादल और रमेश मिलकर करते थे। उनके पास किशोर नाम का एक ही नौकर था। रमेश खुद अपने हाथों से रोटियां बनाता था, पर गौरव को तो कुछ नहीं आता था। अब ढाबे पर लोग खाना खाने आने लगते हैं। तब किशोर गौरव से कहता है, अरे भैया, लोगों का आना शुरू हो गया है, आप रोटियां बेलना शुरू कर दो। क्या मैं और रोटियां बनाऊं? और हाँ, मुझे भैया नहीं मालिक है। आज के दिन तुम रोटी बनाओ, कल से मैं एक रोटी बनाने वाला नौकर लेकर आऊंगा। उस दिन जैसे तैसे लोगों को खाना और रोटियां मिल जाती है। एक दिन की कमाई देखकर गौरव खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई कर ली मैंने। अब तो कल से नौकरों को लगाकर और पैसे कमाऊंगा मैं। ये देख तो पिताजी भी खुश हो जाएंगे। गौरव पैसों को देखकर लालच में आ जाता है और वो ढाबे के सारे कामों के लिए एक नौकर रखता है और खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त हो जाता है। किशोर पुराना नौकर होने के कारण उसे बार बार समझाता है, लेकिन गौरव ही उसे डांट देता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरव ढाबे की कमाई देखता है, तब उसे पैसे कम दिखाई देते हैं। तब वो किशोर से कहता है, अरे किशोर, आजकल पैसे क्यों कम मिल रहे हैं? कहीं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? मालिक, आपने नौकर रखे हैं कामों के लिए, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं ना। पहले आपके पिताजी और भैया खुद काम करते थे, जिस वजह से पैसे बच जाते थे, लेकिन आप उनके ढाबे पर ध्यान भी नहीं देते। यह सुनकर गौरव सोच में डूब जाता है। अरे ऐसे ही रहा तो पिताजी मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। तब गौरव का ध्यान ग्राहकों की बची हुई रोटियों और सब्जियों पर जाता है। उसे देखकर गौरव किशोर को बुलाता है और कहता है, सुन किशोर, आज से ये बची हुई रोटियां या सब्जी फेंकना मत, उसे ही गर्म करके दूसरे ग्राहकों को देना। इसी तरह से हम अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं, समझे? और अब तू मुझे कोई ज्ञान मत दे। गौरव के कहने के मुताबिक बची हुई रोटी और सब्जी ग्राहकों को गर्म करके दी जाने लगती है, पर अब तो ये बात धीरे धीरे ग्राहकों को समझ आने लगती है। एक दिन तो बासी सब्जी खाकर एक ग्राहक के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर भीड़ को इकट्ठा करता है, अरे लोगों, ये हमें बासी सब्जियां और रोटियां खाने के लिए परोसता है। देखो, इसके कारण मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। ओए अम्मा, इसे मार मार कर तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तब जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो भीड़ गौरव को मारने लगती है। इस बात की खबर किशोर रमेश को देता है। रमेश और बादल भागते हुए ढाबे पर आते हैं। रमेश भीड़ से गौरव को बचाता है। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता है। देखिए, आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, वो नादान है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और भाई साहब, आपके अस्पताल का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। पुलिस आएगी तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तब जाके भीड़ वापस कम हो जाती है। रमेश उस आदमी को अस्पताल जाने के लिए पैसे देता है। तब जाकर गौरव को उसके गलती का एहसास होता है और वो कहता है,
पिताजी, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था और ये गलती कर बैठा। आज मुझे पता चला कि मेहनत करने से ही फल मिलता है। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। गौरव में ये सुधार देखकर रमेश और बादल खुश हो जाते हैं। उस दिन से तीनों मिलकर ढाबा चलाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूंगफली वाले ने पकड़ा चोर। गोपाल गांव में मूंगफली बेचा करता था। उसी पर उसका घर चलता था। वो हर रोज मूंगफली बेचने वाले पेपर पर अपने बेटी का नाम लिखता था। एक दिन उसकी बेटी इस बात का कारण पूछ ही लेती है। उस पर गोपाल कहता है, अरे बेटी, तुम मेरे लिए लकी हो। पेपर पर जब भी मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ ना और मूंगफली बेचता हूँ, तब ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और मेरा अच्छा मुनाफा होता है। ऐसा कहकर गोपाल उस दिन भी पेपर पर अपनी बेटी का नाम लिखकर काम पर जाता है। लेकिन उस दिन एक चोर जिसका नाम परेश था, वो गोपाल के पास आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। तब गोपाल उससे कहता है, अरे क्या हुआ भाई, किसी मुसीबत में हो क्या? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? वैसे मेरी ये मूंगफली खाकर देखो, तुम्हारी सारी मुसीबत भाग जाएगी। तब तक पुलिस को वहां आते देख परेश जल्दी से गोपाल से मूंगफली खरीदता है और वहां से भाग जाता है। अब हर रोज की तरह किसी न किसी बहाने से गोपाल और परेश मिल ही जाते थे। यूं ही एक दिन परेश गोपाल से मूंगफली खरीदता है और कहता है, भाई साहब, उस दिन आपने सच ही कहा था। आपकी मूंगफली खाने से बहुत सारी मुसीबत दूर हो जाती है। आपकी मूंगफली के कारण मेरी मुसीबत दूर तो हो गई, उसी के साथ साथ मेरे काम भी पूरे होते जा रहे हैं। सही कहा भाई साहब, मेरी बेटी का नाम जो लिखा रहता है इस मूंगफली वाले पेपर पर, मेरी बेटी इतनी लकी है मेरे लिए। गोपाल को पता नहीं था कि परेश दरअसल एक चोर है और वो रोज मूंगफली खाकर ही चोरी करता है। गांव में इस तरह अब चोरी के सिलसिले बढ़ने लगते हैं। पुलिस भी चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे में जहां गोपाल मूंगफली बेचता है, उसी के पास के बैंक में चोरी होती है। पुलिस वहां छानबीन कर रही थी। तब गोपाल भी बस यूं ही देखने चला जाता है। तभी उसे वहां मूंगफली वाला पेपर मिलता है। उसे उठाकर वो सोचता है, ये तो मेरी मूंगफली बेचने वाला पेपर है। लगता है चोर ने पहले मूंगफली खरीदी और उसके बाद यहाँ चोरी की। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मेरे पास तो इतने सारे लोग आते हैं मूंगफली खरीदने। कौन हो सकता है आखिर वो इंसान? इस तरह गोपाल सोच में डूब जाता है। तभी वहां दो पुलिस की बातें वो सुन लेता है। पता नहीं उस चोर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर कैसे पता लगाए उस चोर का, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक क्लू भी तो नहीं छोड़ा उस चोर ने। वैसे दिन ब दिन चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गोपाल पुलिस की बातें सुनता रहता है कि तभी उसे परेश की याद आती है। वो सारी बात पुलिस को बताने ही जाने वाला था कि तभी वो रुककर सोचने लगता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो परेश पर सिर्फ शक है। मुझे पहले ये बात कंफर्म करनी होगी, तब जाके उसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ और उसके बाद ही पुलिस को सारी बात बताऊंगा। वैसे मैं मेरी बेटी का नाम ऐसे ही बदनाम नहीं होने दे सकता। दूसरे दिन गोपाल मूंगफली बेचते हुए परेश का इंतजार करता रहता है। तभी थोड़ी देर में परेश वहां आता है और मूंगफली लेकर वहां से जाने लगता है। तब गोपाल भी धीरे धीरे से उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो सावधानी रखता है कि परेश को इस बात की जरा सी भी भनक ना हो। गोपाल उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां उसके और भी साथी रहते हैं और तो और चोरी किया हुआ सारा माल भी। वो सब देख गोपाल कहता है, अच्छा तो चोरी करके यहाँ छुपे हो तुम सब। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। तब गोपाल पुलिस को फोन कर रहा था कि तभी परेश उसे देख लेता है। परेश गोपाल को पकड़ लेता है और उसे बांध कर रखता है। अबे तुम साधारण मूंगफली बेचने वाले, आज तक मेरे इस अड्डे को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई और तुम यहाँ तक पहुँच भी गए। कैसे बेटा, कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे मैंने बैंक में मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ पेपर देख लिया था। उसी वक्त मुझे तुम पर शक हुआ। देखा मेरी बेटी के नाम का कमाल। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि भला एक पेपर तुम्हें पकड़वा सकता है। ये बात सुनकर परेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वहां आती है और सारे चोरों को पकड़ लेती है और चोरी किया हुआ माल जब्त कर लेते हैं। इस तरह से पेपर की मदद से चोरों का बहुत बड़ा गैंग पुलिस के हाथ लग जाता है। गोपाल के उसकी इस बहादुरी के लिए पुलिस से अच्छा इनाम मिलता है और उसका सत्कार किया जाता है।